ये है 3000 साल पुराना मायन कैलेंडर, जिसको एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। 1970 से 1980s के दौरान इस कैलेंडर की वजह से काफी हैरान कर देने वाली एक अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। The Mayan calendar only extends to December 21st, 2012. Some people interpret that as a prediction for the end of the world on that date. खैर दुनिया तो खत्म नहीं हुई, पर 2009 में एक ऐसी मूवी रिलीज की गई जिसमें यह दिखाया गया कि 2012 में दुनिया खत्म कैसे होगी। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ रही प्रॉब्लम को सोल्व करने में कामयाब नहीं हो पाए तो। इसलिए आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब कुछ हमारे साथ ना हो या फिर हमारी फ्यूचर जनरेशंस के साथ ना हो, इसके लिए हम एज अ ह्यूमैनिटी क्या कर रहे हैं, इंडिया क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करने की प्रोग्रेस में कहां पर पहुंचा है, और कैसे चाइना अपने इस शहर में सुअर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने में कामयाब हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही साइंटिस्ट को ये समझ आने लगा कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है। लेकिन 1980s तक आते आते इस पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस और रिसर्च हो चुकी थी। 1988 में नासा के एक साइंटिस्ट जेम्स हैंसन ने अपनी रिसर्च के बेसिस पर यूएस कांग्रेस के सामने अपनी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी, जिसमें इन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से हो रही है, और अगर इस एमिशन को नहीं रोका गया तो फ्यूचर में हमें इसके सीवियर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंट हीट वेव्स, राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम ड्रॉट्स और फ्लड्स। इन्होंने पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स के सामने अपने साइंटिफिक एविडेंस को सिंपलीफाई किया और इस पूरे मामले की सीरियसनेस को समझाया, जिसकी वजह से फिर सभी लीडर्स का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाने लगा और ग्लोबल वार्मिंग एक मेन स्ट्रीम टॉपिक बन गया। And finally, a federal report today predicted possible catastrophic warming of the earth by the 1990s with a strong climate change. ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को रोकने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को एस्टेब्लिश करना, जिसका एम था क्लाइमेट चेंज के खतरों को समझना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्यूशंस निकालना। लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इतना आसान नहीं होने वाला था। 1997 में COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया, जिसका एम था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करना। लेकिन इस प्रोटोकॉल में कई सारी कमियां थी, जैसे कि इसमें सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को ही टारगेट दिए गए थे और डेवलपिंग नेशंस जैसे कि इंडिया और चाइना इस प्रोटोकॉल से बाहर थे, और अमेरिका ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई ही नहीं किया था। इसके बाद फिर 2009 में COP15 के दौरान एक ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच कई सारे डिसएग्रीमेंट होने की वजह से कोई भी एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली 2015 में ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट यहाँ 12 दिसंबर को पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया, जिसका एम था ग्लोबल टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना और किसी भी हालत में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने देना। और अगर हम आज की बात करें तो आज 2024 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.45 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये पेरिस एग्रीमेंट काम कैसे करता है। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर सभी देश हर 5 साल बाद अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी क्लाइमेट गोल्स को डिसाइड करते हैं और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सामने सबमिट करते हैं। सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट के सभी मेंबर देशों ने 2015 के आसपास अपने एनडीसी को सबमिट करना शुरू किया था, जो कि 2020 तक एप्लीकेबल थे। इसके बाद फिर 2020 से 2021 में पेरिस एग्रीमेंट का पहला अपडेट हुआ, जिसमें सभी मेंबर देशों ने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट और भी ज्यादा एम्बिशियस गोल्स रखे, और अब नेक्स्ट अपडेट 2025 में होगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसको ऑलमोस्ट सभी देशों के द्वारा साइन किया गया है। I mean 2024 तक
सिर्फ ये 5 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन या रेटिफाई नहीं किया हुआ है। इनके अलावा बाकी सभी देश पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, जो एक साथ मिलकर सेफ फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। 一个让世界瞩目的名字，他在党和人民的心目中。 1978 में डेंग शाओपिंग की लीडरशिप के दौरान चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। चाइना की इस ओपन डोर पॉलिसी की वजह से दुनिया भर की इंडस्ट्रीज ने चाइना में आना शुरू कर दिया। चाइनीज इकोनॉमी जबरदस्त रफ्तार से ग्रो होने लगी और जल्दी ही चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। लेकिन इस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की चाइनीज लोगों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। चाइना के कुछ शहरों में लोगों के लिए साफ हवा में सांस लेना एक सपना बन गया। अब आगे की वीडियो को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये PM 2.5 क्या होता है। PM 2.5 का मतलब है हवा में मौजूद वो पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे भी छोटा होता है। इसलिए जब हमें हवा की क्वालिटी या पोल्यूशन लेवल को चेक करना होता है तो हम उस हवा के PM 2.5 लेवल को मेजर करते हैं। क्योंकि जितने भी ये अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, जो कि बड़ी ही आसानी से हमारे लंग्स तक पहुंचकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाते हैं। अब बात करते हैं बीजिंग के बारे में। 2013 तक आते आते बीजिंग का PM 2.5 लेवल 101.56 हो चुका था, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई गई सेफ लिमिट यानी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से लगभग 20 गुना ज्यादा था। इस टाइम के दौरान चाइना में एयरपोक्लिप्स नाम की टर्म काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा था कि यहाँ के लोगों को हर टाइम मास्क लगाकर रखना पड़ता था। एक्सटेंडेड पोल्यूशन की वजह से बीजिंग और नॉर्दर्न चाइना के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 6 से 7 साल कम हो गई थी और साथ ही में लोगों में रेस्पिरेटरी डिसीजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक के केसेस भी काफी बढ़ने लगे थे। लेकिन अगर 2013 के आगे का डेटा देखें तो 2014 के बाद बीजिंग के पोल्यूशन लेवल्स में एकदम से कमी आनी शुरू हो गई और 2023 तक आते आते बीजिंग का PM 2.5 लेवल 38.98 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक कम हो गया, जो कि 2013 के 101.56 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कहीं ज्यादा कम था। और इसीलिए आज बीजिंग ग्लोबल पोल्यूशन के अगेंस्ट एक एग्जाम्पल बन चुका है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि बीजिंग ने पोल्यूशन के अगेंस्ट इतनी ज्यादा प्रोग्रेस अचीव कैसे की। अब इसके बारे में जानते हैं। बीजिंग ने अपने एयर पोल्यूशन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कई सारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने शुरू किए, जो कि पोल्यूशन के अलग अलग सोर्सेस को टारगेट करते थे। सबसे पहले बीजिंग ने अपने कार सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करते हुए सस्टेनेबल मोबिलिटी पर फोकस करना शुरू किया और इसका जो सबसे पहला और बड़ा स्टेप था वो था अर्बन रेलवे सिस्टम का अग्रेसिव एक्सपेंशन। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। साल 2010 में बीजिंग का अर्बन रेलवे नेटवर्क 336 किलोमीटर था, लेकिन आज 2024 में यह एक्सपेंड करके 880 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। इस अर्बन रेलवे एक्सपेंशन के साथ बीजिंग ने एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों के लिए ही सपोर्टिव साबित हुआ। साल 2016 में बीजिंग में एक इंटीग्रेटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को सेटअप किया गया। इस नेटवर्क में पूरे बीजिंग शहर में 1000 से ज्यादा हाई डेंसिटी सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया। ये सेंसर सिटी के हर कॉर्नर को कवर करते हैं और रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इस मॉनिटरिंग सिस्टम में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया, जैसे कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और लेजर रिडार टेक्नोलॉजी, जिसके साथ लार्जर एरियाज की एरियल मॉनिटरिंग करना पॉसिबल हो पाया और ये भी आइडेंटिफाई करना इजी हो पाया कि शहर की कौन सी जगह पर कौन से टाइम पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। इस मॉनिटरिंग नेटवर्क की वजह से बीजिंग गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज और एमिशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए रियल टाइम गाइडेंस मिली। कई सारी इंडस्ट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं और ओवरऑल इस मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से 2013 से 2023 तक बीजिंग के PM 2.5 लेवल्स में 50% की कमी हुई। पहले बीजिंग में चाइनीज गवर्नमेंट बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज या फ्रीवेज बनाने पर फोकस कर रही थी और यही चीज
चाइनीज लोगों को कार बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन को यूज करने के लिए एनकरेज कर रही थी। लेकिन फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने बीजिंग में नए हाईवेज या एक्सप्रेस वेज बनाने कम कर दिए। शहर में जो पार्किंग एरियाज थे उनको कम कर दिया गया, जिसके साथ लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स का यूज ना करके बल्कि शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन को यूज करने के लिए एनकरेज किया गया। पहले चाइना में प्राइवेट कार्स को एक सोशल स्टेटस की तरह देखा जाता था, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोग अपनी कन्वीनियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज दी जा रही हैं। बीजिंग में इलेक्ट्रिकल बसेस और कार्स काफी पॉपुलर हैं और हर साल इनके नंबर्स में काफी रफ्तार से ग्रोथ हो रही है। अब ये तो बात हुई बीजिंग की सक्सेस स्टोरी के बारे में। अब हम बात करते हैं ओवरऑल चाइना के बारे में और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। चाइना की एनर्जी कंजम्पशन का मेजॉरिटी शेयर कोल से आता है, जो कि चाइना की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का एक बड़ा रीजन है। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। साल 2023 में चाइना ने लगभग 4.71 बिलियन मैट्रिक टन कोल प्रोड्यूस किया और लगभग 4.42 बिलियन शॉर्ट टन कोल की कंजम्पशन की, जो कि वर्ल्ड की टोटल कोल कंजम्पशन का नियरली 56% हिस्सा था। 2016 में चाइना में नए कोल फायर्ड प्लांट्स बनाने पर बैन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से कोल का यूज थोड़ा कम हुआ था। लेकिन जैसे ही 2018 में वो बैन एक्सपायर हुआ, वैसे ही नए प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन तेजी से बढ़ने लगी। आज भी चाइना ग्लोबल पोल्यूशन पैदा करने में फर्स्ट पोजीशन पर है और ग्लोबली चाइना फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फाइनेंसियर भी है। रिसेंट ईयर्स में चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बनाने के लिए काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 60% से ज्यादा एनर्जी फाइनेंसिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में गया है, जिसकी वजह से BRI कंट्रीज में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस काफी इंक्रीज हुए हैं। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट की डेडलाइन से ज्यादा है। आज चाइना का एवरेज टेम्परेचर और सी लेवल्स ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज होता है तो उस केस में चाइना के कुछ कोस्टल सिटीज जैसे कि शंघाई वगैरह पानी में सबमर्ज हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं और क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया के फ्यूचर गोल्स क्या हैं। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया ने अपने पहले NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में कुछ मेजर टारगेट सेट किए थे, जैसे कि 2030 तक 2005 के कंपैरिजन में GDP के हर एक यूनिट पर होने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 33 से 35% तक कम करना। 2030 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% शेयर नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से लेना, जैसे कि सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए, और अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करके 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक क्रिएट करना, जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। अब इन टारगेट्स की प्रोग्रेस के बारे में जानते हैं। 2022 में इंडिया अपने GDP के हर एक यूनिट पर होने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 28% तक कम कर चुका था। 2030 तक अपनी टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के 40% शेयर को नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से गेन करने वाले टारगेट को इंडिया ने 2022 में ही अचीव कर लिया, क्योंकि 2022 में इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 43% शेयर नॉन फॉसिल सोर्सेज से आ रहा था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने वाले टारगेट की, तो यहाँ पर इंडिया ने काफी स्लो या फिर कम प्रोग्रेस की है। इसके अलावा इंडिया ने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करने का टारगेट सेट किया था, जो कि NDC का पार्ट नहीं था लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के अंडर अनाउंस किया गया था। और 2022 में इंडिया ने 174 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी को अचीव कर लिया था, जो कि टारगेट के काफी क्लोज था। साल 2021 में हुई COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पंच अमृत नाम से कुछ नए टारगेट अनाउंस किए, जैसे कि 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेकर जाना। 2030 तक इंडिया की टोटल एनर्जी नीड का
50% शेयर रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करना और क्यूमुलेटिव कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन्स तक कम करना, 2030 तक जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 45% तक रिड्यूस करना और 2070 तक नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करना। अब वैसे तो क्लाइमेट चेंज की सीरियस प्रॉब्लम को टैकल करना सभी देशों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम का मेन रीजन डेवलप्ड कंट्रीज ही रही हैं। आई मीन मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज। और इंडिया के लिए अपने क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड गोल्स को पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी लगातार इंक्रीज हो रही है, देश डेवलप हो रहा है, पूरे देश में कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इसलिए पॉल्यूशन तो हो गई। आज इंडिया उस स्टेज में है जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज 1940 से 1950s के दौरान थी और चाइना 2010 के आसपास था। रिसेंट में हुई COP29 की समिट में डेवलपिंग कंट्रीज को उनके क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए 2035 तक हर साल $300 बिलियन देने की बात की गई थी, लेकिन इंडिया ने कहा कि एनुअली $300 बिलियन का फाइनेंस एक्चुअल ग्राउंड नीड्स के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। इंडिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होने चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने क्लाइमेट एक्शंस को स्केल अप कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।